अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। ओके, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ना है? नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा था वो ये था कि किस तरह से एनिमल्स के अंदर जो है एक्सक्रीशन होती है। ठीक है, अच्छा, लास्ट लेक्चर के अंदर जब हम लोग पढ़ रहे थे तभी हमें कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन से हैबिटेट के अंदर किस तरह से एक्सक्रीशन होती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि एक्वेटिक के अंदर किस तरह से होती है, टेरेस्ट्रियल के अंदर किस तरह से होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में भी हमने ऑलमोस्ट यही बात पढ़नी है कि जो कौन सी हैबिटेट होगी तो वहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होंगे वो डिफरेंट एनिमल्स के क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि आपको इस लेक्चर की ज़्यादा इजीली समझ आ सकती है क्योंकि हम लोगों ने पहले इन्वायरमेंट्स डिफरेंट किस्म के डिस्कस कर लिए थे जब हम लोग ओस्मो रेगुलेशन को पढ़ रहे थे। और मज़े की बात यह है कि ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन समहाउ आपस में उनका रिलेशन भी है। ठीक है, क्योंकि एक्सक्रीशन के ज़रिए से भी आप कह लें कि ओस्मो रेगुलेशन होती है, क्योंकि हमने वाटर बैलेंस करना है। तो जब बॉडी से वाटर जो है एक्सेस वाटर रिलीज़ हो रहा होता है तो वो भी एक तरह से ओस्मो रेगुलेटिंग बॉडी कर रही है ना। ठीक है, तो इस तरह से दोनों का आपस में रिलेशनशिप होता है। तो जब हम लोग इन्वायरमेंट्स पढ़ रहे थे, मैरीन पढ़ा हमने, फ्रेश वाटर पढ़ा, टेरेस्ट्रियल पढ़ा, ठीक है, तो वहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि एक्सक्रीशन किस तरह से होती है। तो आज के लेक्चर आप लोगों को शायद ईजी समझना हो क्योंकि हमने पहले इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं कि आज के लेक्चर में क्या है, कौन कौन सी हैबिटेट्स हैं और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वहाँ पे क्या क्या बनते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है एक्सक्रीशन क्या है। मैं हर लेक्चर के अंदर आपको ये पहले बता रही हूँ कि एक्सक्रीशन क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद वही बात जो मैंने आपको अभी बताई कि जो ओस्मो रेगुलेशन है और एक्सक्रीशन है दोनों का आपस में कुछ रिलेशन है। ठीक है, सेकेंड थर्ड थिंग क्या है कि रूट ऑफ एक्सक्रीशन इन्वॉल्व्स वाटर बिकॉज वाटर इज सॉल्वेंट फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, अब देखो कि मैंने जो भी एनिमल के अंदर एक्सक्रीशन का रूट है कि यहाँ से गुजर के जाएगा तो उसमें पानी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर जो मोस्टली एक्सक्रीशन हो रही होती है वो वाटर के ज़रिए से ही हो रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में जो यूरिन होता है, ठीक है, वो 98% यूरिन के ज़रिए से वाटर जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है। ठीक है, कितनी अमाउंट है, समटाइम ये 99% तक भी चली जाती है। ठीक है, तो 94, 98 इतनी परसेंटेज तो रहती है जो कि यूरिन के अंदर वाटर की होती है। इट्स मीन के कितना ज़्यादा वाटर इंपॉर्टेंट है फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, इट्स मीन कि हमें इतनी अमाउंट चाहिए वाटर की, ठीक है, टू रिलीज़ यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी। इतनी अमाउंट चाहिए हमें वाटर की जिससे हम यूरिक एसिड रिलीज़ कर सकते हैं बॉडी से। उसके अलावा बर्ड्स अडॉप्ट द मेथड ऑफ एक्सक्रीशन इन्वॉल्विंग लेस अमाउंट ऑफ वाटर, सो एक्सक्रीशन डिपेंड्स अपॉन हैबिटेट। अब इसी तरह से जैसे बर्ड्स हैं ना, ठीक है, तो उनको एक्सक्रीशन करने के लिए पानी की कम मिकदार चाहिए होती है, या मतलब वो यूज़ ही कम करते हैं क्योंकि उनके पास तो पहले ही पानी कम है। ठीक है, तो वो लेस अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करते हैं ताकि एक्सक्रीशन जो है वो हो सके। ठीक है, लेकिन पानी भी उनका ज़्यादा ज़ाया ना हो क्योंकि उनके पास तो पहले ही पानी कम है, तो वो वाटर के ज़रिए से फिर एक्सक्रीशन कम करते हैं। ये वाटर की अमाउंट बहुत कम यूज़ करते हैं फॉर एक्सक्रीशन। बेटा ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है कि यूरिक एसिड, ठीक है, जो यूरिक एसिड है वो सबसे लेस टॉक्सिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसके लिए इस वजह से बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो चाहिए होता है इसको एक्सक्रीट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो फिशेस होती हैं, ठीक है, अब ये मैं साथ साथ आपको हैबिटेट्स भी बताती जा रही हूँ कि किस किस तरह से होती हैं। ठीक है, जो फिशेस होती हैं, ठीक है, फिशेस क्या करती हैं, उनके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा वाटर होता है। ठीक है, तो उनकी क्योंकि हैबिटेट जो है वो एक्वेटिक है तो वो डायरेक्टली अमोनिया को रिलीज़ कर देते हैं बॉडी से। ठीक है, उनको अमोनिया को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी और मटेरियल या केमिकल के अंदर उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली वाटर के ज़रिए से उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, तो इट्स मीन कि फिशेस का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, वो अमोनिया है। हम यही बात कर रहे हैं ना कि नेचर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगी अगर ये वाला इन्वायरमेंट होगा। इट्स मीन कि अगर एक्वेटिक इन्वायरमेंट होगा तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, अमोनिया होगा। समझ आई? बोथ बर्ड्स एंड फिशेज अडॉप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। इससे हमें पता चला कि फिशेस का अपना हैबिटेट है तो वो अपने आप को अपने तरीके से अडॉप्ट करते हैं, इसी तरह बर्ड्स भी अपने तरीके से खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेरेस्ट्रियल की हम लोग बात करते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स रिलीजेज वेस्ट विद मॉडरेट लॉस ऑफ वाटर। हाँ, टेरेस्ट्रियल का हम ये कह सकते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा ना पानी वो लॉस करते हैं ना वो कम करते हैं। ठीक है,
तो उनका जो मॉडरेट, अगर वो एक्सक्रीशन कर रहे हैं वाटर के ज़रिए से, तो मॉडरेट होता है उनका जो लॉस ऑफ वाटर होता है, ठीक है। उसके अलावा अब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया को रिलीज़ करते हैं उनको हम कहते हैं अमोनोटैलिक, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स हमने यही बात की ना कि डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर, डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया को रिलीज़ करते हैं वो होते हैं अमोनोटैलिक। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स लाइक मैमल्स हैं या एम्फीबियंस हैं, ठीक है, वो यूरिया को रिलीज़ करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो वो क्या होंगे, यूरियोटैलिक उनको हम कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, फॉर लेस वाटर लॉस रिलीजेस यूरिक एसिड, जो बहुत कम वाटर का लॉस करते हैं, ठीक है, उसको यूरिक एसिड के ज़रिए वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है। उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिक एसिड होता है। उसमें बर्ड्स आ जाते हैं, उसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड को रिलीज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूरिकोटैलिक, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म है, ये MCQs के अंदर अक्सर आ जाते हैं क्वेश्चंस के, यूरिकोटैलिक क्या है या अमोनोटैलिक क्या है, तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से याद होने चाहिए। उसके अलावा अब यहाँ पे एक अमाउंट लिखी हुई है कि कौन से वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज़ करने के लिए कितना वाटर ज़रूरी होता है, ठीक है। तो 500 ml ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन अमोनिया के ज़रिए से रिलीज़ हो रही होती है, ठीक है, उसके लिए हमें 500 ml ऑफ वाटर चाहिए होता है। इसी वजह से एक्वेटिक के अंदर इतना पानी होता है कि वो 500 ml ईज़िली वो इतने पानी से उसको अमोनिया को वो रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा यूरिया के ज़रिए, जब यूरिया के ज़रिए से नाइट्रोजन रिमूव हो रही होती है तो उसके लिए 50 ml चाहिए होता है, ठीक है। अगर यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज़ हो रही होती है तो उसमें 1 ml वाटर चाहिए होता है, ठीक है। जिस तरह से लेस टॉक्सिक होता जाएगा उसी तरह से वाटर की जो अमाउंट है वो भी कम होती जाएगी। उसके बाद है एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, कि वाटर की जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सक्रीशन है वो रेस्पिरेशन के ज़रिए से होती है, ठीक है। और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के ज़रिए से एक्सक्रीट होती है, ठीक है, लंग्स के ज़रिए से, रेस्पिरेशन के ज़रिए से। उसके अलावा वाटर जो है वेपर्स की फॉर्म में रिलीज़ होता है, यूरिन के ज़रिए से भी रिलीज़ होता है और स्वेटिंग के ज़रिए से भी रिलीज़ होता है। तो एक और चीज़ इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो है यूरिया साइकिल, कि किस तरह से जो है वो यूरिया के चेंजिंग होती हैं, ठीक है, कौन कौन से एंजाइम्स उसके अंदर काम करते हैं, तो ये आपकी बुक्स पे भी दिया हुआ है। लेकिन उसके साथ आई थिंक एंजाइम्स नहीं लिखे हुए, तो हम लेक्चर के अंदर एंजाइम्स भी देखेंगे, कौन सा एंजाइम कहाँ पे काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आप लोग यहीं से नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिया का फार्मूला क्या है, ठीक है, CH4N2, इट्स मीन कि इसके अंदर 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। तो पहली बात, यूरिया साइकिल कहाँ पर होता है, लीवर के अंदर होता है। सेकेंड थिंग, इसका काम क्या है, ये अमोनिया को यूरिया के अंदर चेंज करता है, ये साइक्लिक जो प्रोसेस है ये उसका साइकिल है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अमोनियम आती है, ठीक है, जो कि कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाती है। अब ये जो एंजाइम है ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज, ठीक है, ये यूज़ होता है इसको सिट्रोलिन के अंदर चेंज करते हुए, ठीक है। सिट्रोलिन आगे आर्जिनोसक्सीनेट के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसके साथ एंजाइम कौन सा काम कर रहा है, आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेटेज, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कंपाउंड बनता है वो है आर्जिनिन। उसके बाद जब आर्जिनिन ने ऑर्थिनिन के अंदर चेंज होना है तो उस दरमियान यूरिया प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, जो कि आर्जिनेज और उससे पहले आर्जिनोसक्सीनेज के ज़रिए से होती है, ठीक है। तो जब यूरिया प्रोड्यूस हो जाती है तो इट्स मीन ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तो फिर दोबारा से साइकिल रन हो रहा है। तो ये है यूरिया साइकिल, आपने यहाँ से करना है, ठीक है, इसके साथ साथ क्योंकि एंजाइम्स भी लिखे हुए हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टडी हार्ड।